लगानी है तो ये जिसका नाम कोई लिखा नहीं आ रहा, जिस तरह अब ये लिखा आ रहा है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, तो बेटा ये मुझे नहीं पता कि आप कौन है, तो आपका हमारे पास जो अटेंडेंस में नाम है हमें वो चाहिए ताकि हम आपकी अटेंडेंस भी लगा सकें। इस टाइम हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 लोग हैं मेरे अलावा। तो ये जो है क्या कहते हैं उसको, अपनी अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मुझे बताएं कि आपके नाम क्या है। हम दोबारा चलते हैं अपने हिस्से की तरफ जो हम देख रहे थे। हमने देखा था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है। मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें होती हैं, यानी जब कंपनी मार्केटिंग करती है तो वो 4 चीज़ों पे फोकस करती है। प्रोडक्ट कौन सी होगी जो हम मार्केट करेंगे, उसकी प्राइस क्या रखेंगे, प्लेस क्या होगी जहाँ पे मार्केटिंग करेंगे और वो अवेलेबल होगी, और प्रमोशन कैसे करनी है। 4 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं। वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज 2 तरह की होती हैं, या तो प्रोडक्ट बेस्ड होती है या कस्टमर बेस्ड होती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है वो प्रोडक्ट पे फोकस करती है, और जो कस्टमर बेस्ड होती है वो कस्टमर पे फोकस करती है, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। इसी तरह किसी कंपनी के पास जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, किसी के पास कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। फिर कंपनी जो होती है वो अपनी मार्केट के डिफरेंट हिस्से करके, डिफरेंट सेगमेंट्स का मतलब होता है हिस्से करके, उनके साथ कम्युनिकेट करती है। तो जब वो मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ कम्युनिकेशन करती है कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वेबसाइट, और कहते हैं जी वेबसाइट के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को जो लंबे और मुश्किल मैसेजेस होते हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मीडिया की चॉइस आपके पास होती है कि आप किस तरह उनको जो है वो मार्केटिंग कर सके प्रोडक्ट की। फिर कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है ऐसी कंपनीज पे जिनकी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन सेल परचेज के अंदर जिस कंपनी की वेबसाइट मौजूद होती है, लोग उस कंपनी की के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जो है उस कंपनी को की प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और जो है मार्केट की सेगमेंटेशन हमने पढ़ी थी, उसमें मार्केट के हिस्से कंपनी कर सकती है मार्केटिंग के लिए। कौन कौन से हिस्से कर सकती है, एज की बेस पे हिस्सा कर सकती है, जेंडर की बेस पर, मैरिटल स्टेटस की बेस पर, इनकम की स्टेटस पर, जोग्राफिकल लोकेशन की बेस पर मार्केट को तोड़ा जा सकता है मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोडक्ट के हवाले से। माइक्रो मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम मार्केट को छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़ कर जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं और मार्केटिंग करके लोगों को चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के टाइप्स हमने पढ़े थे कि जोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है एरिया के हिसाब से, कस्टमर्स को जो है वो जहाँ पे वो रहते हैं या काम करते हैं उसके हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं। डेमोग्राफिक उनकी एज, जेंडर, फैमिली साइज, इनकम, एजुकेशन के हवाले से आप उनकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जिसमें आप उनकी सोशल क्लास, पर्सनैलिटी के हवाले से आप जो है वो मार्केट के हिस्से कर सकते हैं वेब मार्केटिंग के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द वेब जो है ये अपॉर्चुनिटी देती है कि जब आप वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो आपको बड़े बड़े ऑन स्टोर्स जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आप किस गोदाम के अंदर सामान पड़ा हो। और आप कस्टमर्स को ये चॉइस भी देते हैं कि वो वेबसाइट के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और आपको जो है वो आपके साथ बातचीत करके फिर फैसला कर सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट को परचेज करना है कि नहीं करना है। फिर हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था इसमें एडवर्टाइजिंग ऑन द वेब की। एडवर्टाइजिंग जो है वो कैसे की जाती है वेबसाइट के थ्रू। उसमें हमने बैनर एड्स पढ़े थे, जिस तरह आम बैनर होता है वही बैनर का एड अगर आप वेबसाइट के थ्रू लगा दें तो बैनर एड की एडवर्टाइजिंग कहलाती है। फिर उसमें हमने ये देखा था बैनर एड प्लेसमेंट क्या होती है, कि बैनर एड प्लेसमेंट का मतलब ये था कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो एड को चला सकते हैं, टेक्स्ट एड्स चला सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। अदर वेब एड फॉर्मेट है पॉपअप एड है, जो आपके सामने जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो पॉपअप करके आ जाएगा। पॉप बिहाइंड एड है जो पीछे ही रहेगा, और जो है जैसे ही आप अपनी विंडो को क्लोज करेंगे आपके सामने आ जाएगा। इंटरस्टिशियल एड है, एक ब्राउजर में ओपन होता है पेज की बजाय, और जो है इसके इंटरस्टिशियल एड कहते हैं। रिच मीडिया ऐड है जो कि बड़े महंगे एड्स होते हैं जो कि वेबसाइट पे चलाए जाते हैं। साइट स्पॉन्सरशिप होती है, इट गिव्स एडवर्टाइजर्स अ चांस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड्स इन मोर बेटर वे देन। क्या पूरी की पूरी वेबसाइट ही स्पॉन्सर करवा लेते हैं, कंपनी आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ही स्पॉन्सर कर देती है, और जो है वो
उसके थ्रू हमेशा उन्हीं का ऐड चलता है जिस कंपनी के साथ आपकी बातचीत चली होती है। ये 2 टॉपिक्स मैंने आपको कहा था कि आप देख लीजिएगा अपनी बुक में से। एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट और इफेक्टिवनेस क्या है, और यानी क्या खर्चा आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, और कितनी इफेक्टिव रहती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ये हमने बेसिकली लास्ट वीक में देखा था। इसमें कोई इशू है, कोई मसला है तो आप डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम आगे की तरफ ले चलते हैं अपनी बात को। जी बताएं, कोई मसला, कोई इशू है? कोई भी नहीं बता रहा, सब सो गए लगता है। नो सर, नो इशू। नो अच्छा, सर। कोई इशू नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये मैंने एक असाइनमेंट अपलोड की है, वो आप लोगों ने देख ली है? एलएमएस की पोर्टल पे अपलोड है। और असाइनमेंट का अगर मुझे वो कहेंगे कि आपको जो है वो मैं उसके थ्रू बता दूं, क्या नाम है, व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन फिलहाल एलएमएस पे थी वो भी। मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? सर व्हाट्सएप कर दें, बेहतर है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन सबको? यस सर। अच्छा, ये देखें, ये लिखा नजर आ रहा है, क्या लिखा नजर आ रहा है? पढ़े जरा, असाइनमेंट नंबर 1। कोई पढ़ेगा? सर ये जी, पढ़े क्या? व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? जी, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? मैं कर्सर व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? जी सर, राइट डाउन इट्स 5 यूजेस, 5 मेरिट्स एंड 5 डीमेरिट्स। चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक मौजूद है, और आप चैप्टर नंबर 5 से भी इसको लिख जी सकते हैं, सर। और आप इसके अलावा इसको इंटरनेट से भी, गूगल पे सर्च करके भी इसकी डिटेल्स लेके आपने यहीं पे इस फाइल, जहाँ पे मैंने असाइनमेंट लिखी हुई है, यहीं पे इसी एलएमएस पोर्टल पे जी आपने इसको बेटा जी अपलोड करनी है एज पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं। अब वो अगर आपका पोर्टल नहीं चल रहा, या उसमें कुछ इश्यूज हैं, या आप किसी और तरीके से असाइनमेंट जमा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको अपनी मैनेजमेंट से, फिर ही काम चलेगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर क्योंकि जो टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो यही हैं। जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? लॉगिन ही नहीं हो रहा एलएमएस पे। एलएमएस ऑन नहीं हो रहा? चलिए कोई लॉगिन नहीं, ही मैं नहीं भी हो रहा। कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी आवाज़ जो है वो हाईएस्ट तक पहुंचा दूं, मैनेजमेंट तक पहुंचा दूं कि बच्चों को थोड़े इश्यूज आ रहे हैं एलएमएस के हवाले से, यस। ताकि आपके मसले हल हों। आई डोंट नो कि इसका मसला कोई फीस के साथ लिंक ना करता हो। नहीं सर। अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर तो सबका चलना जी। बहरहाल कल मैंने पूछा था ग्रुप में, मैसेज भी तैयब साहब ने, कोऑर्डिनेटर साहब ने किया था कि जी आप लोगों के पासवर्ड सबके एक ही हैं, LMS@1 2 3 4 है शायद। तो ये चीज़ें आप देख लें। आज का लेक्चर जो है ना हमारा बेटा जी, वो उसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं मेन। कितने टॉपिक्स हैं? 3 है। अब मैं यहाँ पर कोशिश करते हैं हम, यहाँ पर एक चैप्टर हमारा वही चल रहा है, और उस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है टॉपिक्स, आज हमने कौन कौन से कवर करने हैं, वो मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, ताकि हमारे लिए ज़रा आसान हो जाए बच्चों के लिए कि उनको बताओ। पिछले वीक में भी मैंने आपको दिखाई है स्लाइड में बेटा कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए। क्या पढ़ा था हमने? सर या मार्केटिंग ऑन द वेब पढ़ा हमने। मार्केटिंग ऑन द वेब तो बेटा चैप्टर का नाम है ना, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? मार्केटिंग मिक्स पढ़ा ही हमने। नहीं, मार्केटिंग मिक्स नहीं पढ़ा। टॉपिक मेन बताएं जो पढ़ा था हमने। सर मार्केटिंग सेगमेंटेशंस पढ़ी। स्ट्रेटजीज सर। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग, हाँ, वेब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पढ़ा है, ठीक है, शाबाश। एडवर्टाइजिंग ऑन द वेब पढ़ा है, और मार्केट सेगमेंटेशन को पढ़ा है। यस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अब आज हमने जो पढ़ना है इसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं मेन। एक है बेटा जी ईमेल, नजर आ रहा है आपको कि नहीं नजर आ आ रहा है सर। रहा? ईमेल मार्केटिंग है, ये हमने पढ़ना है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नहीं, इसकी हमारी असाइनमेंट है जो आप बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, पहले आप में से कोई बताइए वेबसाइट मार्केटिंग क्या है या मार्केटिंग ऑन द वेब का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल से वर्ड्स में बताएं ताकि मैं फिर ईमेल मार्केटिंग पे बताऊँ आपको। क्या समझ आई आपको वेबसाइट मार्केटिंग से? सर जो हम वेब के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, जिसमें स्ट्रेटजीज बनाते हैं शाबाश, कि वेरी गुड, एक्सीलेंट। वेबसाइट के थ्रू जो मार्केटिंग, अच्छा वैसे कभी आपने देखी है किसी कंपनी की वेबसाइट आपने ओपन की हो के ऊपर उसके ऊपर मार्केटिंग आ रही हो? जी सर। मैं एक ऐप यूज करता हूँ, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी, दिन में किसी टाइम भी जब मौका मिले, अगर आपने नाम सुना हो तो मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ। ऐप का नाम है इस्लाम 360। जी सर। किस चीज की है वो? उस पर कुरान पाक मौजूद है और जो है हदीस मौजूद है। अहादीस मौजूद है। तो उसके ऊपर ना बेहतरीन है। मार्केटिंग, और बेहतरीन ऐप है, और उसके ऊपर मार्केटिंग वगैरह हो रही है। पहले जब ये शुरू में बनी है तो उसके ऊपर नहीं थी, अब मार्केटिंग है। इसी तरह आप देखेंगे अगर आप कोई यूट्यूब की वीडियो ओपन कर लें, अगर आपके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो यूट्यूब आपको पे करना शुरू कर दे, तो वो जो है उस पर आपका ऐड चलता है पहले, अगर आपको वीडियो देखें तो। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट देख रहे हो, तो ये मैंने 3 जो है ना टॉपिक्स जो है वो लिखे हैं जो हमने आज पढ़ने हैं, आज के लेक्चर में हमने कवर कर रहे हैं। चलें बताएं फिर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जी। बताएं ईमेल मार्केटिंग क्या होगी? जिस तरह वेबसाइट मार्केटिंग है इसी तरह अच्छा आपके पास मिलता है मोबाइल, सबके पास है ना इस टाइम। आप में से ज्यादातर जो है वो मेरा लेक्चर सुन भी मोबाइल्स पे रहे होंगे। आपको कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो अक्सर होता है, दिन में कम से कम 10 दफा तो जरूर होता है कि मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ जाए किसी ना किसी प्रोडक्ट के हवाले से। यस सर। यस सर। कोई चलता फिरता मैसेज आ जाता है, वो चाहे क्या कहते हैं, अभी 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 जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैसेज आया मोबाइल पे कि जी सीसीटीवी कैमराज लगवा लें, सीसीटीवी कैमराज लगवा लें और उसके हम ये ऑफर दे रहे हैं। या कभी मैसेज आ जाता है कि जी डिश लगवा लें, डिश की सर्विसेज अवेलेबल हैं। या कभी आता है कि जी हम ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। या आजकल एक बड़ा पिज़्ज़े का मैसेज आ रहा है, पापा जॉन्स के नाम से कंपनी, वो कोई पिज़्ज़ा यस रेस्टोरेंट है, सर। उसका मैसेज आता है। यही मैसेज अगर बेटा आप, ये मार्केटिंग जो है ना, ये कहलाती है एसएमएस मार्केटिंग। और अगर आप यही पैगाम या यही मैसेज लोगों को ईमेल के जरिए देंगे तो वो ईमेल मार्केटिंग है। यानी लोग जब अपना ईमेल यूज करेंगे, और आपको पता है पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर जो ज्यादातर ईमेल आईडीज के तौर पे लोग यूज करते हैं, उसमें गूगल को यूज करते हैं, यानी जिसको जीमेल आईडी आप कहते हैं, या हॉटमेल की सर्विसेज लेते हैं, या याहू की सर्विसेज लेते हैं। तो जब आप अपना ईमेल ओपन करें तो उस ईमेल के थ्रू आपको मार्केटिंग की जाए और आपको जो है वो ऐड बताया जाए या अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स दी जाए, इसे ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। और इस ईमेल मार्केटिंग के ऊपर आपने ये बताना है कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, 5 मेरिट्स और 5 डीमेरिट्स और 5 यूजेस आपने गूगल से सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो बुक में है वहाँ पे से फाइंड करके आपने इसको असाइनमेंट को बनाकर उसमें शॉर्ट फॉर्म का मतलब है कि टाइप करके तो आपने इसको अपलोड करनी है एलएमएस के पोर्टल पे। तो अगर आपकी वो एलएमएस के पोर्टल पे अपलोड ना हो तो फिर मुझे इंडिविजुअली आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो एक दफ़ा फिर देख लें कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो क्लास में एंटर होना चाह रहा है। नहीं जी, अभी तक हमारे पास 5 लोग ही हैं। तो हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब आज हमने ये 3 टॉपिक्स में से 2 बेसिकली मेन कवर करने हैं। एक तो आपकी असाइनमेंट में चला गया, और अगले वीक में मैं ये बता दूं आपको कि बेटा अगले वीक में ना आपका क्विज भी होगा, और वो क्विज का टॉपिक मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूंगा। उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, एमसीक्यूज होंगे, और वो एलएमएस के पोर्टल पे ही क्विज होगा जो आपने सॉल्व करना होगा। तो हम उसको नेक्स्ट वीक में जो है रखेंगे। हम डिसाइड भी कर लेंगे टॉपिक कौन सा और कैसे करना है। एक क्विज आपका पहले हो चुका हुआ है, आप लोगों को याद होगा, वो फिजिकल क्लास में आपसे मैंने हार्ड फॉर्म में क्विज लिया था, और वो चेक करके यस। वापस तो नहीं किया मैंने आपको, क्योंकि उसके अगले वीक से ही कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से क्लासेस ऑफ हो गई थी। तो ये दूसरा क्विज है आपका। 2 क्विज आपके होने हैं पहले,
और 2 होने हैं बाद में, और एक असाइनमेंट पहले और एक बाद में। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। इससे पहले आप लोगों ने एक असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, लेकिन वो असाइनमेंट ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं थी, वो सिर्फ एक ग्रुप असाइनमेंट। मैंने 2 ग्रुप्स के तौर पे आपको कहा था कि टॉपिक 2 टॉपिक्स पे असाइनमेंट जमा करवाते हैं, तो वो मार्क्स का हिस्सा नहीं है। अब हम अपने बात को शुरू करते हैं जी। लिखा आपको नजर आ रहा होगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। पहले इस टर्म को समझना है, क्योंकि जितनी अच्छी आप ये टर्म समझ लेंगे उतना ही बेहतर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप जो है वो देख सकें कि ये होती क्या है। टेक्नोलॉजी का तो आप सबको पता है, जो हम यूज कर रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिससे प्रोडक्शन में और सर्विसेज के अंदर बेहतरी आए, उसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब इसमें कस्टमर रिलेशन मार्केटिंग है, यानी कस्टमर जो है वो आपका क्लाइंट है जिसको आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आप मार्केटिंग के थ्रू उसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। यानी टॉपिक ये है कि कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाकर मार्केटिंग कैसे की जा सकती है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब वो जो डिटेल दे रहा है उसको मगर पढ़े साथ साथ, कहता है जी, वेबसाइट नाउ अलाउज फर्म्स टू गैदर मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, लाइक कस्टमर बिहेवियर एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। ये याद रखना है कि टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं या जो हमारा चैप्टर है वो है मार्केटिंग ऑन द वेब, यानी हम वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो कहता है वेबसाइट जो है वो आजकल कंपनीज को इजाजत देती है कि वो कस्टमर के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं अपने कस्टमर के हवाले से, कि वो ये जान सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि कस्टमर क्या चीज़ पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता। आप देखें एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर ढेरों चीज़ें मौजूद होंगी। हम कोशिश भी करते हैं कि हम साथ साथ इसको प्रैक्टिकल करके भी देखें। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। नज़र आ रहा है आप सबको? जी सर, यस सर, नजर आ यस सर। हाँ, ये फायदा है इसका। चले हम इसको जरा उठाते हैं फायदे को साथ साथ। ये मैंने ना एक ओपन किया है यूनिवर्थ का पेज, और आप सबको पता है यूनिवर्थ जो है वो एक ब्रांड है, ब्रांड है, मेल क्लोथ्स का ब्रांड है। ये हमारे पास उसकी एक, आप कह लें कि वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये हमारे पास जो है हम देखते हैं ओपन करके www.uniworth, अगर वेबसाइट ओपन हो गई तो ये वेबसाइट है। ये इन्होंने इसका मेरे ख्याल में ना आजकल जो है वो इंटरफेस चेंज किया है। पहले ये वाइट कलर में था, बैकग्राउंड इसका ब्लैक में आ गया, तो मैं कहा शायद ये कुछ और ओपन हो गया, लेकिन ये वेबसाइट ही है। अब आप देखें ये एक वेबसाइट है इनकी, यूनिवर्थ की। कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें बता रहे हैं कि यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड इंडिया विंग ऑफ द मल्टीनेशनल लोहिया ग्रुप। डिटेल दी हुई है सारी, ये देखें आप सारी पढ़ सकते हैं। अब इस डिटेल के अंदर ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं। ये अगर हमारे पास ये ओपन हो जाए तो ठीक है जी। ये नीचे बता रहा है कि यूनिवर्थ क्या क्या बना रहा है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, कॉन्टैक्ट टैक्स, आगे डिटेल वो दे रहा है। अब ये देखें ये तरीका कार है कॉन्टैक्ट करने का, यानी लोगों से कॉन्टैक्ट। अब ये मेरे ख्याल में इंडिया की ओपन हो गई है, इस वजह से शायद ये ऐसे है। हम कोशिश करते हैं कि इसको यूनिवर्थ को ओपन करें पाकिस्तान के अंदर। हम ऐसी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही हो। जे डॉट जो वेबसाइट से ओपन कर रहे हैं वो ओपन ही नहीं हो रही, क्या मसला है इसका? ये और ओपन करने की कोशिश करेंगे हम।
uniworth.com, ये आ गई uniworth.com, ये uniworthshop.com, ये है। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो इसका वेबसाइट का इंटरफेस है ये अब ओपन हो गया। अब ये देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, नजर आ रहा है। अब यस ये सर। देखें, जैसे ही मैंने यूनिवर्थ की बेटा वेबसाइट को ओपन किया है तो ऊपर लिखा आ गया, उन्होंने आपसे मांगा है अब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल। अब ये देखें, जब आप मोबाइल नंबर देंगे तो वो मोबाइल के जरिए आपको मार्केटिंग करेंगे आपसे, अगर आप ईमेल दे देंगे तो ईमेल के जरिए मार्केटिंग करेंगे। अब ये आप सबमिट कर दें, अगर ये आपकी ऑप्शन है, देखें नीचे सबमिट है, ऊपर क्रॉस की ऑप्शन मौजूद है, यानी अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन आप वेबसाइट का इंटरफेस चेक करें कि वो कस्टमर से क्या इकट्ठा कर रहे हैं, कस्टमर का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये देखें, वेबसाइट नाउ अलाउज फर्म्स टू गैदर मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, लाइक कस्टमर बिहेवियर एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब डाटा इकट्ठा करना हमारा काम है, यानी इसके थ्रू भी मार्केटिंग हो सकती है। और उसमें हमने जो देखा है वो ये देखा है कि जी ये एक तरीका कार है जिसके थ्रू कंपनी आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है। अब आप फर्ज करें कि मैं इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब ये हमारे पास इसकी डिटेल्स हैं, ये फ़ोन नंबर अवेलेबल है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी इसकी वेबसाइट चल रही है, इसके अंदर जो भी ऑफ चीज़ें ये ऑफ़र कर रहे हैं ये सारा मौजूद है। अब हम इसमें कोई भी चीज़ अगर हम लेने जाएंगे या इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर अल्टीमेटली वो हमसे, अब ये देखिए कितना कुछ है, शर्ट्स हैं, विंटर वेयर है, कैजुअल वेयर है, ट्राउजर्स हैं, एथनिक वेयर है। अगर मैं शर्ट्स के ऊपर जाके जो है वो क्लिक करता हूँ और शर्ट्स को ही जाकर एक्सप्लोर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास शर्ट्स में ऑप्शन आ रही है कि हम, ये देखें कितना कुछ ओपन हो गया हमारे सामने। शर्ट्स 449 रिजल्ट्स आ रहे हैं जी। इसमें ये ग्रे शर्ट है स्लिम, या ये हमारे पास स्ट्राइप ब्लू पिंक रेगुलर फिट शर्ट है। ये अब जिसको भी डिटेल के अंदर मैं जाके डिटेल्स में जाऊंगा तो जो वेबसाइट है उसको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है। जिस चीज में मैं फिर इंटरेस्टेड होऊंगा उनको एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन की बेस पर मुझे या लोगों का डाटा इकट्ठा करके वो ये देख सकते हैं कि लोग आजकल किस चीज को डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, हमने वही प्रोडक्ट बनाकर बेचनी है। बात को फॉलो कर रहे हैं आप? कस्टमर का डाटा लेकर बेसिकली वो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं। कहता था इन्फॉर्मेशन दैट अ वेबसाइट कैन गैदर अबाउट इट्स विजिटर्स इज कॉल्ड अ क्लिक स्ट्रीम। ये जिस तरह मैं वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ या कोई भी यूज कर रहा है, उस यूजर की इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के थ्रू जब इकट्ठा करते ही कंपनी, तो उसे क्लिक स्ट्रीम का नाम दिया जाता है। कहता है टेक्नोलॉजी enabled relationship management occurs when a firm obtains detailed information about a customer's behavior, preferences, needs and buying patterns। कहता है ये तब occur करती है जब कंपनी जो है वो कस्टमर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रही हो। कोई ऐड तो लेना चाह रहा नहीं, तो कस्टमर के बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, कस्टमर की जरूरत क्या है और उसका बाइंग पैटर्न, खरीदना क्या चाहता है, इसकी डिटेल आप वेबसाइट के थ्रू कस्टमर की इकट्ठी कर। कहता है फर्म क्यों इकट्ठी करती है ये डिटेल? कहता है इस डिटेल के जरिए, इस इंफॉर्मेशन के जरिए कंपनी को मदद मिलती है कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्या सेट करती है प्राइसेस, फिर कस्टमर्स के साथ उसने जो टर्म्स डिसाइड करनी है वो डिसाइड करने में उसको मदद मिलती है, प्रमोशन उसने कैसे करनी है कस्टमर के साथ, और प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं, और ये सारा काम करने के लिए जो है वो वेबसाइट यूज करती है। अच्छा ये मुझे बताएं, अगर मैं आपको इससे पिछले वीक के लेक्चर से क्वेश्चन पूछूं कि अगर कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रही है तो बेटा ये कस्टमर फोकस्ड प्रमोशन स्ट्रेटजी होगी या प्रोडक्ट फोकस्ड होगी? ये कस्टमर बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है? तो ये कस्टमर बेस्ड है। कस्टमर बेस्ड है। आप कस्टमर का डाटा इकट्ठा करके उसकी बेस पर आप जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर मैं इसको और आसान करके बताऊं तो देखें, अगर आपका एक कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर आप ऑफर कर रहे हैं इंटर की क्लासेस, और इंटर की क्लासेस में आप ऑफर कर रहे हैं आईकॉम, एफए, आईसीएस और एफएससी, 4 डिसिप्लिन नॉर्मली ज्यादा चलते हैं। अब एक कॉलेज है, उसके पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं, अगर वो वेबसाइट्स के थ्रू लोग जो हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एफएससी के बारे में, आईसीएस के बारे में और आईकॉम के बारे में, एफए के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, तो अगर कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके थ्रू उन्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने
हमें पास ज्यादा इंक्वायरी एफए की नहीं है, अब हमने फैसला करना है कि हमने एफए को लेकर चलना है या डिग्री को ऑफर करना है कि नहीं करना, और बाकी डिग्रीज को लेकर चलना है या ऑफर करना है। तो ये मेंटली तौर पे हम हमारा ज़हन तैयार हो जाएगा कि जी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ना चाह रहे हैं वो एफएससी, आईसीएस और आईकॉम के, और एफए में हमारे पास फीडबैक या कम लोग जो होंगे वो शामिल होंगे। अब इसकी इसी की नेक्स्ट स्लाइड में वो कह रहा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है। बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरएम कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और इसका दूसरा नाम जो आजकल है वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी इसको ईसीआरएम भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है क्योंकि यही टर्म्स मैंने आगे यूज की हुई हैं। ये बुक में से ही, आपकी बुक में इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, तो वो मैंने वहां से ये उठाई है। ये तस्वीर जो है वो आपको नजर आ रही होगी। एडवर्टाइजिंग की क्या डायमेंशन, यानी बता रहा है कि एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं हम टेक्नोलॉजी के जरिए। एडवर्टाइजिंग में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक कस्टमर इंक्वायरीज। क्या करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि जब आपका कस्टमर जो है वो आपको इंक्वायरी करता है किसी प्रोडक्ट के हवाले से, आप उसी की इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह मैंने अभी वेबसाइट ओपन की थी, तो मेरे पास उस वेबसाइट के ऊपर अगर मैं दोबारा जाऊं समझाने के लिए आपको, और ये देखें, ये मैं शर्ट ओपन करता हूँ, ये ग्रे कलर की शर्ट है, तो इसके अंदर मुझे सिर्फ इसी की डिटेल्स मिलेंगी। मैं इसको एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। इसमें जो है वो ऑप्शन होती है आपके पास, ये देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा? साथ साथ मुझे थोड़ा सा ना पता हो गया, आप लोग देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो ज्यादा बेहतर यस तरीके सर। से बता सकते। अब ये देखें, ये सेल में अवेलेबल है बेटा शर्ट। इसकी प्राइस नजर आ रही है आपको 1995 रुपए। नीचे वो बता रहा है, साइज का गाइड बता रहा है कि ये शर्ट आपको पता ही है कि कॉलर साइज से यस मैयर सर। की जाती है। 14.5 कॉलर अवेलेबल है इसमें, 15 अवेलेबल है, 15.5 और 16 और 17। और जो दूसरे कॉलर हैं वो बता रहा है, क्लियर बता रहा है कि ये सेल आउट हो गए हैं। ये क्लियर बता रहा है कि सेल आउट हो गए हैं। अब ये देखें, जब मैं इसके ऊपर ये रखता हूँ, मैंने कर्सर इसके ऊपर किया है, तो ये इसको जूम करके मैं चेक कर सकता हूँ। ये देखें कि इसकी क्वालिटी कैसी है शर्ट की। अब मैं ये दूसरा इन्होंने जो इसका इमेज दिया हुआ है उसको भी मैं देख सकता हूँ। ये देखें, इसको मैंने जब उस पर कर्सर रखा है वो जूम हो गया है, और मैं उसके कपड़े को और उसकी स्टिचिंग को किसी हद तक, ये देख रहे हैं आप, मैं देख सकता हूँ डिटेल से। अगर मैं तीसरी उन्होंने जो ऑप्शन दी है इसकी, इसको देखूं, तो ये देखें, ये इसमें स्टेप्स मौजूद नहीं है यहाँ पे, यानी ये जो सिलाई हुई है इसकी, ये इसके फ्रंट के ऊपर बॉर्डर के ऊपर, ये जो इसका बॉर्डर चलता है इसके ऊपर सिलाई नहीं हुई हुई। तो हमें ये डिटेल्स यहाँ से पता चल जाती हैं। अब वो नीचे क्या बता रहा है, कहता है अगर आपने मंडे टू सैटरडे, कहता है हमारी टाइमिंग है 10 से लेके 9 बजे तक हम अवेलेबल हैं। ये फोन नंबर है जिसपे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फोन आप आज भी मिला सकते हैं, तो ये आज भी मिलेगा। वेबसाइट, अल्टीमेटली वेबसाइट जो होती है वो अपने कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए फोन को यूज करती है। अब वो नीचे बता रहा है कि इसमें कलर इसका ग्रे है, स्लीव्स ये है, फिट कौन सा रेगुलर फिट है, कफ स्टाइल कौन सा है इसका, सारी डिटेल देखा उसने आपको दी हुई है। अगर मैं इसको मैं विजिट कर रहा हूँ ना, बेसिकली मैं इसको परचेज नहीं कर रहा, क्योंकि जब परचेज करूंगा तो मैं ऐड टू कार्ट पे जाऊंगा। अब मैं इसको सिर्फ विजिट कर रहा हूँ, तो कस्ट अगर यूनिवर्थ वाले चाहें तो वो इस मेरी सर्चिंग की बेस पर एक डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे, और उनके पास ये जा रहा होगा कि मैंने इसको आज चेक किया। तो जितने लोग इस शर्ट को देखेंगे, इससे वो एक डाटा के थ्रू इकट्ठा करके वो वेबसाइट की अपनी मार्केटिंग की अपनी वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं हम ईसीआरएम में, कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं जो इंक्वायरी आती है उसके रिस्पॉन्स में। टारगेट हम अपने कस्टमर्स को करते हैं, जो हमारे उनके बिहेवियर्स और प्रेफरेंसेस हैं उसके मुताबिक हम अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं। फिर हम उन्हें प्रमोशंस और डिस्काउंट्स देते हैं। ये देखें ना, अभी प्रमोशन एक चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है आगे, ये अब दिसंबर का एंड आने वाला है, तो क्रिसमस के डेज आने हैं, तो उससे शुरू में सेल्स वगैरह लग जाएंगी। फिर यही चीजें डिस्काउंट्स और प्रमोशंस में आ जाएंगी, फिर न्यू ईयर की सेल प्रमोशन आ जाएंगी। इस तरह आप हर कस्टमर को डील कर लेते हैं, वो ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं आपके पास, कि आप कस्टमर्स की चॉइस के मुताबिक उसको डिसाइड, देखें ना, हर इंडिविजुअल कस्टमर को वेबसाइट डील कर रही है। मैं अगर इस वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो कस्टमर, उनके लिए मैं एक टाइम पे एक कस्टमर मैं ही हूँ, और वो मेरे लिए जो इंडिविजुअली तौर पे इसको डील कर रहे हैं, और मुझे वो प्रोडक्ट जो है वो भेजेंगे। इसी तरह न्यू प्रोडक्ट्स के फीचर्स बता सकते हैं, हमने इसमें देखा भी है। और वो कह रहा है पीछे अगर हम देखें इसमें, तो मेजरमेंट्स यूज टू मैनेज द कस्टमर, कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम क्या मैयर यूज करते हैं, यूनिवर्थ को मैं यूज करता हूँ काफी अरसे से।
यूनिवर्स क्या करता है कि ये अपने कस्टमर के इनके पास डाटा चला जाता है, जो भी इनकी सेल वगैरह चलती है मेरे पास इनका मैसेज आ जाता है, इनकी ईमेल आ जाती है। ये मुझे ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ अपनी ईमेल शेयर की हुई है, फ़ोन नंबर शेयर किया हुआ है, तो मुझे मैसेज के थ्रू भी ये बताते हैं जब इनके पास कोई सेल लग रही होती है। फिर जब भी मेरी बर्थडे होती है, बर्थडे के ऊपर मुझे बाकायदा तौर पर बर्थडे विश करते हैं। ये इनके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, अपने कस्टमर को अपने पास रखने के लिए, ताकि आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ इन टच रहे और आपकी प्रोडक्ट को ही यूज़ करे। तो ये हमने ECRM के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप आप कैसे डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें कोई मसला हो तो पूछें, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज ए सोर्स ऑफ वैल्यू इन द मार्केट स्पेस। अब वो कहता है कि हम अपनी ना CRM के जरिए मार्केट स्पेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं बहुत ज्यादा। कहता है काफी सालों से लोगों को ये लगता था, बिजनेसेस को ये लगता था कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, वो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल सोर्स नहीं है। लेकिन वेबसाइट्स के थ्रू जब कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स की इकट्ठी कर रही है, तो कंपनीज का ये ट्रेंड डेवलप हुआ है कि हम इस इंफॉर्मेशन के जरिए अपनी प्रोडक्ट को, अपने प्राइस को या अपनी आने वाली चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये पहले इस इंफॉर्मेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और जितने भी लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू आपसे इन टच रहते हैं, आप उनके ट्रेंड्स को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को, उसकी प्राइस को बेहतर कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में कह रहा है मैनी वेबसाइट्स ऑफर कस्टमर्स द कन्वीनियंस ऑफ एन ऑनलाइन ऑर्डर हिस्ट्री। ये मेरे साथ, ये मैंने आपको बताया था, मैंने KFC से एक दफ़ा ऑनलाइन जो है वो राब्ता किया और उनसे कोई ऑर्डर प्लेस किया। तो नेक्स्ट टाइम कुछ कई सालों बाद कह लें, या 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जब मैंने KFC दोबारा कॉल की, तो आई वॉज वेरी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड। और ये बात कोई 4-5 साल पुरानी है कि मुझे, जब मैंने उनको कॉल मिलाई तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि जी आपने मेरे नाम से मुझे कैसे पुकारा है? तो कहते जी उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई कि जी आपने हमसे पहली दफ़ा कांटेक्ट किया था फलां डेट पे, और आपने ये ऑर्डर हमसे लिया था या नहीं लिया था। अगर हम ऑर्डर नहीं भी लेंगे तो भी हम उनका डाटा उनके पास चला जाएगा। अगर हमने उनसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली और उनको ऑर्डर नहीं दिया, फिर भी डाटा हमारा उनके पास चला जाएगा। तो वेबसाइट्स के जरिए कस्टमर से को आप उसकी ऑनलाइन ऑर्डर हिस्ट्री तक बता सकते हैं। फिर आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि जी लास्ट टाइम आपने ये प्रोडक्ट परचेज की थी, इस दफ़ा आप उससे बेहतर प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप अपनी जो कंपनीज हैं वो कस्टमर के बिहेवियर को देखते हुए या वेबसाइट के विजिटर्स के बिहेवियर को देखते हुए जो इन्फॉर्मेशन आती है, उससे अपनी प्रोडक्ट्स को मजीद बेहतर और सर्विसेज को मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आई कोई बात थोड़ी सी कि नहीं? यस सर। क्या समझ आई बताएं। जी बेटा बताएं। कोई भी नहीं बता रहा, सारे यही कि परेशान हो आपने गए। CRM सिस्टम के बारे में बताया ना कि हम लोग किस तरह हम कस्टमर के सर्विस साथ एक मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट जी रोल जी प्ले कर रही है। हम कस्टमर कैसे का कर डाटा रही है कलेक्ट कर कि रहे होते हैं मल्टीपल डाटा सोर्सेज से कलेक्ट जी कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, और वेबसाइट के जी थ्रू उसी डाटे को यूज करते हुए हम अपने कस्टमर को, एक रेगुलर कस्टमर, और फिर उसको अपना जो है वो कस्टमर को रिटेन करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। इसमें पूरा टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है। आजकल देखे ना जी डाटा इकट्ठा करना कितना आसान हो गया है, वो कहता है वेबसाइट्स के थ्रू। खाली जी मार्केटिंग सर नहीं है ये, ऐसा आप देखें ना, एक आम आपके गली मोहल्ले के अंदर या सड़क के ऊपर एक बैनर लगा हो, और बैनर के जरिए इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल रही होगी, या आपके घर में या आपकी गाड़ी के ऊपर नॉर्मली कोई ब्रोशर रख जाता है, उसके जी थ्रू सर आपको उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन कस्टमर उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो वेबसाइट के जरिए जितने लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, कंपनी बैकएंड पे उनका डाटा इकट्ठा करके उनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स को और फीचर्स को, सर्विसेज को बहुत बेहतर कर सकती है। इसी की कंटिन्यूशन में वो कह रहा है companies using ECRM are more successful than firms that adapt advertising and promotion strategy। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आम एडवर्टाइजिंग में ये है कि आपको सिर्फ ऐड नजर आ रहा है, आप टीवी लगा लें,
आप अपना मोबाइल यूज कर लें, उसके ऊपर आपको एड्स नजर आएंगे, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज नजर आएंगी, लेकिन डाटा, आपका डाटा जो है वो कंपनी तक नहीं जाएगा। कंपनी नहीं बता सकती कि कितने लोगों ने इसके एड को देखा है, लेकिन जब वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग कंपनी करेगी तो उसके बाद डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि कितने लोगों ने उसके एड को देखा। रिसेंट ईयर्स में कहता है सीआरएम सिस्टम से बहुत ज्यादा बेहतरी आई है कंपनीज के काम में, और जो अच्छा कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है कस्टमर का पॉइंट का। ये तीसरा पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कॉन्टेक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड एनी पार्ट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कस्टमर टच पॉइंट। यानी आपने वेबसाइट के ऊपर जाके जहां पर भी कोई चीज को क्लिक किया है वो क्लिक स्ट्रीम है, और जहां पर आपने उसकी डिटेल्स को देखा है, आपका और कस्टमर का एक टच पॉइंट डेवलप हो गया है कि कस्टमर ने आपको कहां पर जाके आपसे कांटेक्ट किया। यानी जिस तरह मैंने वेबसाइट ओपन की और उसी वेबसाइट को ओपन करके मैं बंद कर देता, तो इसका मतलब कि ये मैंने उनको कोई ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर भी उनसे कांटेक्ट किया। अगर मैं उसमें जाके उसकी शर्ट्स या ट्राउजर्स या किसी भी बेल्ट्स या किसी भी और फीचर के अंदर डिटेल में जाऊंगा, तो वो मेरा और वेबसाइट का, यानी मेरा और कंपनी का एक टच पॉइंट डेवलप हो जाएगा कि मैंने उनको किस चीज के जरिए जो है कांटेक्ट किया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, ये बुक से मैंने उठाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो आपने देखनी है। कहता जी इन सीआरएम सिस्टम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, देयर प्रेफरेंसेस एंड देयर बिहेवियर्स इज एंटर्ड इनटू लार्ज डेटाबेस कॉल्ड डाटा वेयरहाउस। यानी जो भी हम कांटेक्ट कंपनी से करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन का एक वो डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, डाटा बेस एक बहुत बड़ी बन जाती है जिसको जिसको वो डाटा वेयर हाउस कहते हैं। ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर के हवाले से क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको समझना आपने। यानी जब लोग जो है वो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो कंपनी जो है वो उसका एक बड़ा डाटाबेस इकट्ठा कर लेती है जिसको डाटा वेयर हाउस कहते हैं। ऑन ए रेगुलर बेसिस एनालिस्ट होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, कहते हैं क्वेरी द डाटा वेयर हाउस यूजिंग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स टू परफॉर्म डाटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। कहता है उस डाटा, जब डाटा उनके पास आ जाता है तो कंपनी ने एनालिस्ट रखे होते हैं जो उस डाटे के अंदर से उसकी डिटेल में जाते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के टूल्स को यूज करते हुए डाटे के मुख्तलिफ एंगल्स को देखते हैं। उसमें वो दो तरीके बता रहा है डाटे को मॉनिटर करने के। पहला तरीका है डाटा माइनिंग, जिसको एनालिटिकल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। कहता है इज अ टेक्निक दैट एग्जामिन्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एंड लुक्स फॉर पैटर्न्स इन डाटा दैट आर नॉट येट नोन और सस्पेक्टेड। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसके जरिए आप डाटे को देखते हैं और आपको भी पता नहीं होता कि डाटा जो है, यानी लोगों का पैटर्न क्या है, लोग किस तरह चीज को खरीदना ये चाहते हैं, लेकिन सीआरएम सिस्टम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में वो कह रहा है इज अ टेक्निक दैट टेस्ट थ्योरीज दैट सीआरएम एनालिस्ट हैव अडॉप्ट हैव अबाउट रिलेशनशिप्स अमंग एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर एंड सेल्स डाटा। यानी इसमें वो सेल्स का जो रिकॉर्ड होता है, चूंकि ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, इसमें जो भी डाटा आपके पास आ गया, उसके स्टैट्स अवेलेबल हो गए हैं आगे, आप उसकी बेस पर अपना जो है वो डाटे को, अपनी कस्टमर्स के रिलेशनशिप्स को जो है वो पढ़ सकते हैं। मसलन आपको जिस तरह मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट दिखाई और उसके ऊपर मैंने दिखाया कि एक प्रोडक्ट है ग्रे कलर की जो शर्ट वो बेच रहे हैं, अगर ग्रे कलर की शर्ट जो है वो टोटल 1000 शर्ट सेल हुई हैं तो उनके पास एक डाटा आ गया स्टैट्स की सूरत में, उस डाटे की बेस पर वो उसको चेक कर सकते हैं। हम भी थोड़ा सा एनालिसिस इसका कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ये देखें हमारे पास इसके कितने, अगर हम देखें साइज गाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइजेस हैं, 9 में से 4 जा चुके हैं। इसका मतलब कि ये शर्ट की डिमांड या इसकी जो प्रेफरेंस है लोगों के नज़र में अच्छी है, कलर भी अच्छा है जिसको वो लोग पसंद कर रहे हैं और उसको परचेज कर रहे हैं। अब ये जो कल इस कॉलर साइजेस हैं ये शो कर रहे हैं कि ये शर्ट जो है ज्यादातर एजेड लोगों ने यूज की होगी या जो होंगे 40 या 35 अबव, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है जो लोग बल्की होते हैं, जिनके जरा फिजिक थोड़ी सी बल्क में होती है, तो वो जो है बड़ा कॉलर साइज यूज करते हैं। अब ये 18.5 18 17.5 16.5 ये शो कर रहा है कि ये ऑफिशियल वियर जो बॉसेस वगैरह होते हैं या जो जिनकी एजेस जो है वो 40 प्लस में है, वो लोग जो हैं इस शर्ट को यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने भी स्टैट्स की मदद से हेल्प ले ली है, कंपनी भी हेल्प लेगी इसी तरह। वापस आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पर जो हम देख रहे हैं, कहाँ गई ये, यहां तक को मसला बेटा।
साथ साथ आवाज आती है ना आपकी, तो जरा पता चलता है कि आप लोग मौजूद नो हैं, इशू तो सर। आपको सुनने कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एक बच्चा बहुत अच्छा आज लेक्चर सुन रहा है, क्या नाम है मेरे बेटे का? शहरयार शाहिद। शहरयार शाहिद। अच्छा, मेरा जो है वो नबी साहब, आफ्ताब नबी, ये हमारे गुलाम नबी साहब भी बड़ी अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो अब कहीं भागे हैं। नहीं सर, इधर ही हूँ, सुन रहा हूँ इधर सर। ही है। अच्छा, आज आपको शहरयार टफ टाइम दे रहा है और आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे डिस्कशन में। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ब्रांडिंग, आजकल बड़ा दौर है ब्रांड का और ब्रांडिंग का। हम अपनी प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देते हैं और उसका एक इमेज क्रिएट करते हैं लोगों के नज़र में, ताकि लोगों को पता हो कि हमने यही प्रोडक्ट परचेज करनी है। आज पाकिस्तान में इतने बेतहाशा ब्रांड्स काम कर रहे हैं। अगर हम इसकी गारमेंट्स की बात करें तो यूनिवर्थ एक ब्रांड है। फिर यूनिवर्थ के अंदर जाएं तो उसके कई ब्रांड है। यूनिवर्थ ब्लैक है, यूनिवर्थ पिंक है, अल्ट्रा क्लब है जो उनका सिस्टर कंसर्न है। फिर इसी तरह जे डॉट में जाएं तो डे डॉट की के मेल के अंदर उनके परफ्यूम्स हैं, उनकी शर्ट्स हैं, उनके कुर्ताज हैं, जो भी डिटेल है। अब कहता है कि ब्रांडिंग जो है वो वेबसाइट के जरिए ब्रांडिंग करने के क्या क्या हिस्से हैं। तीन बेटा इसके एलिमेंट्स हैं। पहला है डिफरेंशिएशन, बड़ा आसान है कि आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे करते हैं अपने कंपेटिटर्स की। जब आपने अपनी प्रोडक्ट को एक ब्रांड के तौर पे लॉन्च करना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे शो करते हैं, या आपकी और उन दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदने पे राजी हो जाएं। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब ये कि प्रोडक्ट जो है वो आपकी लाइफ या आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। और परसीव्ड वैल्यू की, ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए अच्छी है, यानी आपने इसको जब यूज किया है या यूज करेंगे तो आपकी अंदर वो क्या बेहतरी लाएगी ये प्रोडक्ट, या क्या हेल्प करेगी। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं ब्रांडिंग के। ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग कितने हैं, तो याद रखने हैं तीन है। नाम पता होने चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन, रेलेवेंस और परसीव्ड वैल्यू। ये वहां पे अगर दिए हो तो आपको ने उनको सिर्फ आंसर को क्लिक ही करना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा आपका। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। इमोशनल ब्रांडिंग वर्सेस रैशनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको है, अब उसके अंदर वो जा रहा है इमोशनल ब्रांडिंग और रैशनल ब्रांडिंग की तरफ। कहता है इमोशनल ब्रांडिंग क्या है? इमोशनल ब्रांडिंग टेक्निक्स अपील टू द इमोशंस ऑफ द कस्टमर्स। आप कस्टमर्स के इमोशंस के साथ ब्रांडिंग करते हैं। आप ऐड देखें, आजकल आप ऐड देखते हैं किसी कंपनी का, अगर कंपनी उसमें कोई अपनी इमोशंस दिखा रही है, जिस तरह ये आजकल टीवी के ऊपर मैं एक ऐड देख रहा हूँ, ये उस ऐड के अंदर वो दिखा रहे हैं, ये स्टील के हवाले से एक ऐड है सरिये का, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा, वो चौधरी की जो है वो उसमें बैठा होता है, क्या नाम है, हवेली के अंदर बाहर बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा, तो वो मुगल का पता नहीं किसका सरिया या स्टील वो यूज करते हैं, तो वो कहता है, वो इमोशन एक डेवलप कहता है कि जी हम ये जो है ना, वो चौधरी बताता है कि ये जो बड़े चौधरी साहब हैं उन्होंने बनाई थी हवेली और इसमें बहुत सरिया यूज किया था। वो बच्चा आगे से कहता है कि जी हम भी जब कल को घर बनाएंगे हम भी ये सरिया यूज करेंगे। इमोशंस के हेलो साथ सर, ब्रांडिंग मैं की जा तो रही ऑटो में, मुझे लग रहा है कि आवाज हल्की हल्की कट रही है। है। आवाज कट रही है, अब आ रही है? यस सर, अब सही है, क्लियर है। चले, इमोशनल ब्रांडिंग में ये कि आप लोगों की इमोशंस के साथ ब्रांडिंग करते हैं, उसको आप दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐड इस तरह का बना सकते हैं कि जी आप लोगों को बता रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, ये फादर भी यूज करता था, आगे उसके बच्चे भी यूज कर रहे हैं, या ये कह लेंगे जी पहले बच्चे यूज करते थे फिर वो बड़े हुए। जिस तरह ये मास्टर मोल्टी फॉर्म का ऐड आपने देखा हो, उसके ऐड में वो यही दिखाते हैं कि जी बेटी जो है उसको ब्याह के जब भेज रहे हैं तो फॉर्म के तौर पे उसके अंदर वो एक फादर और डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया जाते हैं, हमेशा से वैसे ही दिखाते हैं। ये इमोशनल ब्रांडिंग है। रैशनल ब्रांडिंग ये है कि आपने आम तौर पे अपनी प्रोडक्ट को एक ब्रांड के तौर पे प्रोड्यूस किया है और लोग जो है वो उसको लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, उसमें आप कोई इमोशनल टच नहीं दे रहे। एक इमोशनल टच है, जिस तरह अभी पेप्सी वाले एक ऐड चला रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो वो दिखाते हैं कि वो गांव देहात में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बॉक्स वो पेप्सी बॉक्स के नाम से दे रहे हैं जिसमें फूड आइटम्स अवेलेबल है। ब्रांडिंग वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक इमोशन के थ्रू ब्रांडिंग कर रहे हैं कि जी हम जो
इस कोरोना के डेज में जो हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं जिनको खाने पीने के मसले हैं, हम उनको उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये इमोशनल ब्रांडिंग में आ जाएगा। और एक आम ऐड है जो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे रहा है, वो रैशनल ब्रांडिंग है। तो कंपनी इमोशनल ब्रांडिंग की टेक्निक भी यूज कर सकती है, रैशनल ब्रांडिंग की टेक्निक यूज कर सकती है, या वो ब्रांड लिवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकती है। ये क्या है? कहता है जी, ब्रांड लिवरेजिंग स्ट्रेटजी यूजेस द पावर ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू सपोर्ट अ कंपनीज एंट्री इनटू अ न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी। यानी पहले से जो नाम मौजूद है उसी को यूज करके आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। कैसे? वो एग्जांपल दे रहा है कि द मैन्युफैक्चरर ऑफ मिस्टर कॉफी मेकर्स यूज इट्स ब्रांड नेम स्ट्रेंथ टू लॉन्च मिस्टर कॉफी ब्रांड कॉफी। ठीक है, यानी उस अपने उसी नाम को जो पहले से मौजूद है उसमें थोड़ी सी चेंज करके उसको उन्होंने नया नाम दे दिया। यानी पहले उनका नाम है मिस्टर कॉफी, अब उन्होंने उसको नाम दे दिया मिस्टर कॉफी ब्रांड कॉफी, यानी उसको उन्होंने एक ब्रांड का स्टेटस दे दिया। और या तो आप शुरू से ही अपने ब्रांड को ब्रांड के तौर पे लॉन्च करते हैं, या फिर कुछ अरसे के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को इस लेवल पे ले जाते हैं कि लोग उसको ब्रांड के तौर पे यूज करते हैं या मानना शुरू कर देते हैं। तो ब्रांड लिवरेजिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये कि अपने पुराने नाम को उठाया और उसी को एक ब्रांड के तौर पे लोगों के सामने आपने प्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा स्ट्रेटजी अगली है ब्रांड कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। ये मुख्तलिफ ब्रांडिंग की स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम देख रहे हैं। ब्रांड कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड हाउ वन कंपनी विल मर्ज विद और एक्वायर अनदर, how the products and services will be branded or rebranded, and how human resources will integrate one workplace and organization structure into another। यानी ब्रांड कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी है कि आपने अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को आपस में जोड़ लिया, कंसोलिडेट कर लिया, उसमें आप शो कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बेस पर, जो आपके पास स्टाफ काम कर रहा है उसकी बेस पर आप अपने ब्रांड को फोकस कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं लोगों के सामने और उसकी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बहुत महंगी है, इतना आसान नहीं है अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के तौर पे लॉन्च करना। तो कहता है जी ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स टू द वेब, और ये याद रखना सारा कुछ हम वेबसाइट की ब्रांडिंग पे पढ़ रहे हैं। कहता है ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स टू द वेब और यूजिंग द वेब टू मेंटेन एन एग्जिस्टिंग ब्रांड इज मच इजियर। यानी आपका पहले से एक ब्रांड मौजूद है और आपने उसकी एक वेबसाइट डेवलप की है, तो कहता है बहुत आसान है और ईजी है और महंगा भी नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया एक नई वेबसाइट बनाएंगे पहली दफा या नया ब्रांड डेवलप करेंगे तो उसके ऊपर आपके ठीक ठाक पैसे आएंगे। चूंकि ये अमेरिकन बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बता रहा है कि अगर स्टार्टअप कंपनी बनाती है, छोटा बिजनेस आप शुरू करते हैं, तो शुरू में आपको ब्रांड की जो कॉस्ट है वो $5,000 से लेकर $15,000 तक जो है वो कॉस्ट कर सकती है। इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पेपर के हवाले से पूछी जा सकती हैं। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से देखना आपने, ताकि मिड में आप आसानी से पेपर दे सकें। अगली स्ट्रेटजी है एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। Affiliate marketing certainly has the potential to drive sales and generate significant revenue. More than that, it is a highly cost-effective lead generation tactic where you pay solely for performance. Affiliate marketing strategy में ये है कि आप performance based marketing है basically, कि जितनी हम अच्छी जितनी हमारी सेल बढ़ेगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ये एफिलिएट मार्केटिंग है। That's why more brands are leveraging this performance based marketing tactic। ये परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग टैक्टिक है। जिस तरह ये आजकल हम अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाएं, वहां पर बड़ी सी शॉप है, फॉर एग्जांपल अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके पास आप चले जाएं और आप वहां पे जो है वो जो है हॉब देख रहे हैं, हुड देख रहे हैं जिसको हम चूल्हा कहते हैं आम अल्फाज में, या एयर कंडीशनर देख रहे हैं, एलईडी देख रहे हैं, तो वहां पर जो बच्चा है जो आपको डील कर रहा होगा उसकी बीच में उस प्रोडक्ट के हवाले से कमीशन होगी। वो जब सेल करेगा उस प्रोडक्ट को तो कमीशन होगी। जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे होंगे उनको परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन मिल रही होगी। जितने यूनिट्स वो सेल आउट करवाएंगे उस हिसाब से उनके पैसे मिलेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो भी यही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है कि आप की मार्केटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड है, यानी आपकी मार्केटिंग से जितनी सेल बढ़ेगी कंपनी की उस हिसाब से आपको पैसे जो है वो मिलेंगे। इसमें एफिलिएट कमीशंस का कॉन्सेप्ट है। जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको कंपनी कमीशन किस हिसाब से पे करती है, उसमें 3 मॉडल लिखे हुए हैं। पहला लिख रहा है वो पे पर क्लिक मॉडल। पे पर क्लिक मॉडल है द एफिलिएट अर्न्स द कमीशन ईच टाइम अ साइट विजिटर क्लिक्स द लिंक एंड लोड्स द सेलर्स पेज। यानी जब कोई भी शख्स वेबसाइट को क्लिक करेगा और उसको लोड करेगा तो जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगी पर क्लिक के हिसाब से। लेकिन दूसरा मॉडल है पे पर कन्वर्जन, यानी जिस तरह मैंने सुबह वेबसाइट आपके सामने ओपन की
अगर किस एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही होगी तो मेरे क्लिक करने पर ही जो है वो कमीशन जो है वो उस क्लाइंट को मिल जाएगी जो हमें ये मार्केटिंग की सहूलत दे रहा है। लेकिन दूसरा मॉडल ये है कि जब खाली उसको विजिट नहीं किया जाएगा बल्कि विजिट करने के बाद उसको सेल में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर कमीशन मिलेगा आपको। ये पे पर कन्वर्जन मॉडल है। ठीक है जी। एफिलिएट प्रोग्राम ब्रोकर वो होता है जो कि आपकी मार्केटिंग के लिए स्टेप्स लेता है और उसके अगेंस्ट आपसे कमीशन चार्ज करता है। वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी आजकल यूज होती है। ये क्या है जी? कहता है वायरल मार्केटिंग और वायरल एडवर्टाइजिंग इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट यूजेस एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स। यानी ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आप अपने मौजूदा क्लाइंट्स के जरिए ही अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाते हैं। यानी आप अपने आप मार्केटिंग ही ऐसी करते हैं कि जो आपके पहले से क्लाइंट्स यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, वही आपकी मार्केटिंग करते हैं। मसलन फूड पांडा है, जब आप फूड पांडा को यूज करेंगे आपको अच्छी सर्विस मिलेगी तो आप लोगों को भी बताएंगे कि यार ये फूड पांडा की सर्विस यूज करो, बड़ा अच्छा, या उसके ऊपर बड़ी अच्छी सेल आ रही है। फॉर एग्जांपल आप खरीदेंगे एक प्रोडक्ट तो वो अगर मार्केट में 200 रुपए की है, फूड पांडा वाले उसको 100 रुपए में आपके घर पे डिलीवर करके जा रहे हैं। ये चीज जब लोगों को पता चली तो क्या वो वायरल हो गई। और आज देखें फूड पांडा जो है वो चीते की भी एक ऐप है, लेकिन फूड पांडा की ऐप के जरिए जो है वो मार्केटिंग ज्यादा हो रही है और लोग हर कोई बता रहा है कि यार खाना खाना है तो फूड पांडा करवा लो जी। इसी तरह अगर पिछले दिनों आप देखें तो बाटा के ऊपर सेल लगी हुई थी, बाय वन गेट वन फ्री थी, तो आपने एक स्लोगन दिया और ऐसा स्लोगन दिया कि अगर किसी एक ने भी परचेज किया तो वो लोगों को खुद ब खुद बताता जाएगा कि यार ये जो है ना बाटा पे चले जो बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर है, एक आप उनका शू परचेज करोगे तो दूसरा आपको साथ फ्री मिलेगा उसी पैसों में। या कोई अच्छी चीज आपके सामने, जिस तरह आजकल आप टीवी पे भी देख रहे हो, मेट्रो स्टोर है लाहौर में, बहुत बड़े 3-4 अवेलेबल है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल लगी हुई है इस टाइम, वो सस्ती चीजें बेच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ऐसी टेक्निक यूज करें कि जो खुद ब खुद वायरल हो जाए। यानी वायरल का मतलब है लोग एक दूसरे को बताना शुरू हो जाए कि यार ये कंपनी की प्रोडक्ट आजकल इस तरह बिक रही है, आप इसको परचेज कर लें। इससे ये होता है कि आप जो है वो एक कस्टमर को टारगेट करते हैं और आपकी बात दूसरे कस्टमर्स तक या क्लाइंट तक ऑटोमेटिकली पहुंचना शुरू हो जाती है। ये हमारे लेक्चर का दूसरा हिस्सा है, सर्च इंजन पोजीशनिंग एंड डोमेन नेम्स। और इससे पहले हमने जो हिस्सा पढ़ा है वो हम वापस जाके देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ना था ईमेल मार्केटिंग, जो मैंने वो क्या कि मार्केटिंग के जरिए आप ईमेल के जरिए आपको मार्केटिंग करते हैं, और ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिया। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया है। हम जरा देख लें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कंपनी अपनी कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत कैसे कर सकती है। फिर जो है जो कस्टमर से हमें डाटा मिलता है उसको हम कैसे मजीद फ्यूचर में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्रांड बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग के तौर पे जब यूज करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। इमोशनल ब्रांडिंग की फिर आगे स्ट्रेटजीज आ गई हैं। इमोशनल ब्रांडिंग क्या है, रैशनल ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग लेवरेजिंग स्ट्रेटजी क्या है, ब्रांड कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी क्या है, ब्रांडिंग पे खर्चा कितना आता है, एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, एफिलिएट कमीशंस क्या है, वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। जी जनाब यहाँ तक बताएं कोई मसला? नो इशू सर। कोई क्वेश्चन भी नहीं है सर? एक तो है, मैं एंड पे पूछूंगा। नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं ताकि फिर हम अपने सर्च इंजन और डोमेन नेम्स वाले टॉपिक को शुरू करें। नहीं सर, वो मुझे थोड़ा सा और उसके बारे में सोचना है ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए कह रहा हूँ आप आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ना अभी एक ब्रेक कर लें, तो हम ब्रेक करते हैं कोई 15-20 मिनट की, ताकि आप लोग उसके बाद फिर ज्वाइन करें और हम अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से को वाइंड अप कर सकें। वैसे भी जो है वो हमारा लेक्चर के 2 हिस्से बड़ी वीडियो बना देंगे हम, तो वो अपलोडिंग में भी मसला होगा। ठीक है, अब ठीक हम है ऐसा करते हैं 12 बजे दोबारा फिर मिलते हैं। सर। ओके सर। ठीक है, सारों तक आवाज आ रही है मेरी? कोई जवाब नहीं दे रहा, बस शहरी जवाब दे रहा है। सारे लेफ्ट कर गए आई थिंक।